नमस्कार साथियों, किसान केसरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं डूंगराराम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 के जो हमारा अतीत भाग सेकंड है, सामाजिक के अंदर एक पार्ट है इतिहास, उनके पहले पार्ट के बारे में जाना समझा और आज हम उसके दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके दूसरे पार्ट का नाम है नए राजा एवं उनके राज्य। क्या है? नए राजा एवं उनके राज्य। यानी जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, जब 6वीं शताब्दी के अंदर थानेश्वर के शासक थे सम्राट हर्षवर्धन, भारत के मध्य भारत के एक महान राजा थे। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो भारत अनेक टुकड़ों के अंदर, भारत के अंदर जो छोटे छोटे साम्राज्य है वो मतलब उभरने लगते हैं, क्योंकि जो केंद्रीकृत कोई ऐसा राजवंश नहीं था जो पूरे भारत को एक केंद्र में रखकर, एक संघ के अंदर रखकर साम्राज्य चला सके, क्योंकि कोई भी राजा इतना शक्तिशाली नहीं था। तो उस समय जगह जगह पर छोटे छोटे राजवंशों ने क्या लिया? जन्म लिया। और छोटे छोटे राजवंशों ने अपनी शक्ति से अपने साम्राज्य को बढ़ाया और वहां पर अपना शासन स्थापित किया। तो यदि इन छोटे छोटे राज्यों की बात की जाए तो मैं सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्रकूट वंश। किसकी? राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश है वो पहले मतलब शुरुआती चरण के अंदर, ये जो आप दक्कन शब्द दिखाई दे रहा है, इस दक्कन शब्द का अर्थ होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। यानी इससे तो अब आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रकूट वंश है, उनका शासन शुरुआत में कहां पर था? दक्षिण के अंदर था। शुरुआत के अंदर ये जो राष्ट्रकूट वंश है, ये मतलब ऐसे नहीं था कि कोई शासक था और इन्होंने सीधे ही राजवंश की स्थापना कर दी। ये पहले थे वो चालुक्यों के अधीन थे। किनके अधीन थे? चालुक्यों के अधीन थे। ये चालुक्य भी एक दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था, चालुक्य। और इन चालुक्यों के अधीन पहले कौन थे? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के पहले जो नाम मतलब जो छोटे मोटे सामंत थे ये चालुक्यों के, सामंत मतलब जागीरदार होते हैं ना, उस प्रकार ये राष्ट्रकूट भी पहले किसके जागीरदार थे? चालुक्यों के जागीरदार थे। फिर इस राष्ट्रकूटों के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम आता है? दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग भी राष्ट्रकूट वंश का एक मतलब इसी वंश का एक व्यक्ति था जो चालुक्यों के अधीन एक सामंत था। ये चालुक्यों का क्या था? पहले सामंत था शुरुआत के अंदर। तो दंती दुर्ग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। दंती दुर्ग कैसा व्यक्ति था? एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो दंती दुर्ग उस समय जो चालुक्य थे, उन चालुक्यों का एक राजा था कीर्तिवर्मन। क्या नाम था उनका? कीर्तिवर्मन। तो ये जो दंती दुर्ग है, ये चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को क्या करता है? परास्त कर देता है। कीर्तिवर्मन को ये क्या कर देता है? हरा देता है। और ये हराकर यहां पर एक क्षेत्र का नाम है मान्यखेत, जो दक्षिण के अंदर पड़ता है। इस मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाते हुए ये राष्ट्रकूट वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के अंदर ये जो दंती दुर्ग नाम का व्यक्ति था, जो कीर्तिवर्मन या मान लो चालुक्यों का क्या था? सामंत था। फिर ये क्या करता है? चालुक्यों का एक राजा है कीर्तिवर्मन, इसको हराकर राष्ट्रकूट वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। और ये मान्यखेत नामक स्थान को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया, और इसके साथ साथ में इन्होंने एक क्या किया था? यज्ञ किया था। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ किया था। वो यज्ञ किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। और उस यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। और ये यज्ञ जो हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था, ये यज्ञ दंती दुर्ग की स्वतंत्रता का प्रतीक था। क्योंकि पहले ये राजस्वी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ होते थे, ये बड़े बड़े राजा या स्वतंत्र राजा ही संपन्न कर सकते थे। किसी के अधीन कोई राजा इतना बड़ा यज्ञ नहीं करता था, और न ही वो बड़ा राजा उनको ऐसा करने की अनुमति देते थे। तो दंती दुर्ग ने जो हिरण्यगर्भ नामक ये जो यज्ञ किया था, ये यज्ञ इनकी क्या है? स्वतंत्रता का क्या है? द्योतक है। इस यज्ञ से पता चलता है कि इन्होंने यहां पर अपना शासन स्थापित किया।
इसके बाद धीरे धीरे क्या राष्ट्रकूटों का शासन दक्षिण के अंदर फैलता गया। तो हमने देखा कि दक्षिण के अंदर एक महत्वपूर्ण राजवंश ने जन्म लिया। उस राजवंश का जन्म क्या था, नाम क्या था, राष्ट्रकूट वंश। और जब राष्ट्रकूट के बाद देखा जाए तो मैं अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। यहां पर भी एक बहुत अच्छे राजवंश ने जन्म लिया था, शायद आपने नाम भी सुना होगा उसका, गुर्जर प्रतिहार। क्या, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश ने क्या लिया था राजस्थान के अंदर, इसने इनकी स्थापना हुई। और इस गुर्जर प्रतिहार वंश की राजस्थान के अंदर जो स्थापना करता है गुर्जर प्रतिहार वंश की, वो करता है हरिश्चंद्र। कौन करता है, हरिश्चंद्र। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हरिश्चंद्र, इनको एक ब्राह्मण माना जाता है। क्या माना जाता है, ब्राह्मण। कहा जाता है कि हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण था। तो ये ब्राह्मण था, इस बात से ये अंदेशा लगता है कि उस समय राज व्यवस्था केवल क्षत्रियों के हाथ में ही नहीं थी, बल्कि समाज के जो अन्य भाग थे, जैसे कि ब्राह्मण हैं, किसान वर्ग मान ले, शूद्र भी, कहीं कहीं शूद्रों का भी मतलब शासन का उल्लेख मिलता है। तो मतलब जो निचले जाति के लोग थे, जो नीचे वर्ग के लोग थे, या जिनका काम रक्षा करना, युद्ध करना नहीं था, उन्होंने भी क्या किया, अपने आप को एक सैनिक के रूप में प्रतिस्थापित करके अपने साम्राज्य की स्थापना की। जिस प्रकार हरिश्चंद्र ने गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, इनका शासन एक तो राजस्थान के अंदर भी, खासकर पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी इनका शासन कहाँ था, पश्चिमी राजस्थान। गुर्जर प्रतिहारों का जो सर्वप्रथम शासन रहा था वो रहा था मंडोर जोधपुर। मंडोर, जो वर्तमान मंडोर जोधपुर है, ये इनकी आरंभिक राजधानी थी। मंडोर इनकी क्या थी, आरंभिक राजधानी थी। और गुर्जर प्रतिहारों ने बाद में धीरे धीरे मंडोर से भीनमाल, जालोर और इनके आसपास के क्षेत्र तो, और इधर जो गुजरात की सीमावर्ती क्षेत्र थे, उन पर भी इन्होंने कब्जा किया। फिर धीरे धीरे इनका साम्राज्य था वो उज्जैन तक फैल गया। फिर ये पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश, इनको महत्वपूर्ण रूप से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमण होते थे, जो मुस्लिम आक्रमण होते थे, वो उत्तर भारत से होते थे, और उत्तर भारत पर ये इनका शासन था। इसलिए इनको उत्तर भारत का रक्षक कहा जाता था, उत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता था। किनको, गुर्जर प्रतिहार वंश को। और इन्होंने लगभग मतलब 300 से 400 साल तक उत्तरी भारत की, या मान लो पूरे भारत की ही रक्षा की थी इन मुस्लिम आक्रमणकारियों से। तो ये हमने जाना समझा कि राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि आरंभिक बहुत ही मतलब धीरे पहले तो ये बिल्कुल एक छोटे से क्षेत्र पर उन्होंने अपना राज्य प्रारंभ किया था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया। अब हम थोड़ी बहुत इनके प्रशासन के बारे में जानेंगे कि इनका राज्य चलता कैसे था। तो महत्वपूर्ण बात यह है, जब इनके प्रशासन को देखेंगे तो मैं पुराने राजाओं और महाराजाओं की बात करूं तो महत्वपूर्ण रूप से जो ये प्रशासन है, ये प्रशासन पूरा के पूरा शासक के इर्द गिर्द घूमता था। शासक कह सकते हो आप उनको, राजा कह सकते हो। जो भी जिस साम्राज्य का राजा होता था, पूरा प्रशासन था वो राजा के इर्द गिर्द रहता था। मतलब इर्द गिर्द मतलब उनको हटाने का, उनको लगाने का, इनका पूरा अधिकार राजा का होता था। और जो कानून की जो सर्वोच्च शक्ति थी, आज जैसे कि भारतीय कानून की सर्वोच्च शक्ति मतलब अंतिम अपील कौन कर सकता, सॉरी अंतिम मतलब जो निर्णय कौन दे सकता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देता है। उसी प्रकार जब पुराने जमाने के अंदर बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो जो अंतिम जो आदेश होता था वो राजा का होता था या उस मतलब शासक का होता था। और वो शासन, अब मैं बात करूं पुराने जमाने की, तो मतलब जो राजा थे वो राजा अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। उन उपाधियों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने आप को कितना बड़ा मतलब शक्तिशाली मानते थे, कितना बड़ा महान मानते थे। जैसे कि मैं मतलब ये एक उपाधि तो बिल्कुल फेमस थी उस समय जो स्वतंत्र राजा धारण करते थे, महाराजाधिराज।
ये मतलब नाम अपने आप में कितना विस्फोटक नाम है, महाराजाधिराज। दूसरी इनकी एक महत्वपूर्ण उपाधि और होती थी, त्रिलोक भुवन। त्रिलोक भुवन मतलब इन उपाधियों से आप अंदाजा लगाओ कि इन उपाधियां कौन? राजाओं का राजा, महाराजाधिराज मतलब बहुत से राजाओं का राजा, मतलब इंद्र की बराबरी करने वाला। त्रिलोक भुवन, तीनों मतलब मान लिया जाए त्रिलोक, त्रिलोक का अर्थ तीनों लोकों का धनी कह सकते हो, तीनों लोकों का मतलब राजा कह सकते हो, त्रिलोक भुवन। तो इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां ये धारण करते थे। तो इन उपाधियों से ये पता चलता है कि उसके साम्राज्य का प्रशासन था वो किसके अनुसार चलता था। परंतु ये उपाधियां भले ही धारण करते थे, परंतु इनके साथ साथ में केवल राजा ही शासन नहीं चलाता था। राजा को शासन चलाने के लिए बहुत से अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। अब एक प्रशासन के साथ साथ राज्य के अंदर जैसे कि किसान वर्ग है, किसान वर्ग के साथ साथ उनके जो मतलब मान लो शिल्पी वर्ग है या कारीगर कह सकते हो आप, जो ब्राह्मण वर्ग है, और चौथे नंबर आप मान सकते हो शूद्र वर्ग है, जो भी इनका भी अपना अपना योगदान रहता था। क्योंकि प्रशासन का काम क्या था? उस समय शांति व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण रूप से, और दूसरे नंबर राजस्व वसूल करना। बड़े बड़े राज्य खड़े कैसे हुए? इनकी वजह क्या थी खड़े होने की? मतलब केवल उन्होंने जो जैसे सैनिक शक्ति स्थापित होती थी वो भी तो मतलब पैसों के बिना तो कोई काम संभव था नहीं। तो इन वर्ग से ये प्रशासन क्या करता था? मतलब राजस्व वसूल करता था। किसान वर्ग खेती करने का कार्य करती थी। ये भी किसी भी प्रशासन या किसी भी राज्य का प्रमुख स्तंभ थे किसान वर्ग, क्योंकि यदि किसान नहीं होते तो राजस्व नहीं होता, मतलब अनाज कहां से उत्पन्न होता। तो किसान वर्ग थे। शिल्पी वर्ग भी ये जो शिल्पकार जैसे बड़े बड़े भवन, मकान, मंदिर बनाने का कार्य करते थे। ब्राह्मण वर्ग थे, इनका काम था लोगों को शिक्षा देना, लोगों को पढ़ाना लिखाना, वेदों की शिक्षा देना, जो जितने भी मतलब धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनको संपन्न करवाना। और चौथा वर्ग था शूद्र वर्ग, और शूद्र वर्ग था इनका मतलब वैदिक काल से एक ही सिस्टम चला रहा था कि शूद्र वर्ग का एक ही कार्य है, वो क्या है? तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये प्रशासन था। ये प्रशासन महत्वपूर्ण रूप से, भाई प्रशासन किसके अधीन काम करता था? प्रशासन के या किसी राज्य में शासन करने के मुख्य स्तंभ क्या थे? अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये राजाधिराज, महाराजाधिराज, त्रिलोक भुवन, ऐसी उपाधियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भाई कोई ना कोई माध्यम है, क्योंकि 6ठी-7वीं शताब्दी की ये बातें हैं। तो 6ठी-7वीं शताब्दी की बातें उस समय कोई किसी व्यक्ति के माध्यम से तो ये आई नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी तो ऐसे आई नहीं है। इन बातों को हम आज भी बड़े बड़े शिलालेखों के अंदर, बड़ी बड़ी प्रशस्तियों के अंदर पढ़ते हैं। तो अभी एक मेरे मुंह से शब्द निकला, प्रशस्ति। क्या निकला? प्रशस्ति। ये क्या होती थी भाई? प्रशस्ति किससे कहते थे? प्रशस्ति का अर्थ है जो शासक वर्ग था। अभी मैं आपको बात, ये चारण भाट वगैरह थे, ये चारण और भाट राजा के दरबार में रहते थे, और इनका एक ही काम होता था। वो क्या होता था? राजाओं महाराजाओं का बखान करना, गुणगान करना। और जो ये मतलब पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, ये क्या करते थे? राजा के किसी भी आदेश को या राजा की प्रशंसा के अंदर ये बड़ी बड़ी प्रशस्तियां लिखते थे, चाहे वो पत्थर पर लिखो या चाहे त्राम पत्र यानी तांबे के किसी मतलब तांबे को कूट कर उनका एक मतलब पत्र के समान ये बनाया जाता है, ऐसा सिस्टम। और फिर उन पर उन राजाओं का, जैसे महाराजाधिराज, त्रिलोक भुवन, इसने फलाना राम काम किया, इतना बड़ा व्यक्ति था, बहुत दानी था, इंद्र का शानी था, ऐसा मतलब वो अपनी उपाधियों को क्या करते हैं? लिखते हैं, जिससे कि राजा खुश हो जाए। तो ये प्रशस्ति यानी राजाओं की प्रशंसाओं के अंदर लिखी जाने वाली, राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी ये। तो राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी क्या? प्रशस्तियां। और इस प्रशस्तियों के अंदर एक सिस्टम था, इनके अंदर हकीकत बिल्कुल कम होती थी, क्योंकि ये राजा जो भी उस समय का जो तत्कालीन राजा था, उस राजा के बारे में वो बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे।
जो हकीकत बातें थी बिल्कुल कम मिलती है, परंतु इस प्रशस्तियों से एक ही लाभ मिलता है कि उस समय उस राजा का शासनकाल मिल जाता है कि उस समय कौन सा राजा शासन करता था, उनका शासनकाल कौन सा था, और इनके साथ साथ में क्या मतलब मिलता है, उसके साथ साथ में ये भी जानकारी मिलती है कि उस समय ये राजा कौन था। और ज्यादातर जितनी भी ये प्रशस्तियां लिखी गई थी, ये प्रशस्तियां या तो धार्मिक कार्यों के लिए लिखी जाती थी, जैसे कि किसी को भाई दान देना हो, या जैसे कि किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता था तब प्रशस्ति लिखी जाती थी, या जब कोई मंदिर बनाया जाता था तब प्रशस्ति लिखी जाती थी। और कभी कभी तो क्या करते थे, जो उनके दरबार में कवि लोग रहते थे वो इनकी प्रशंसा करने के लिए ऐसे ही कवि मतलब प्रशस्ति लिख देते थे। और इनमें एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति का नाम आता है, इन प्रशस्तियों में एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति का नाम आता है, वो है ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। और ये लिखी गई थी नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम, मैंने आपको अभी गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पढ़ाया था, शुरुआत में आपको बताया था कि किस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान, ये गुजरात, इन वगैरह इन प्रदेशों पर क्या किया था, शासन किया था। और उनका ही एक राजा था नागभट्ट प्रथम, और उनके बारे में ये ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई है। और नागभट्ट प्रथम को बहुत ही महान राजा बताया गया है इसके अंदर। नागभट्ट प्रथम के बारे में लिखा गया है कि इन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत में अभी हमने राष्ट्रकूट, चोर, चेल, पांड्य वगैरह ये राजवंश शासन करते थे। दक्षिण भारत, पूर्व के अंदर जो गौड़ प्रदेश वर्तमान में हम जो बंगाल कहते हैं, वो उस पर पहले गौड़ों का शासन था, तो गौड़ प्रदेश। साथ के अंदर तुर्कों को हराना, तुर्कों पर विजय, ये इनकी प्रशस्ति में लिखा गया है। जैसे गुजरात पर भी इनकी मतलब विजय बताई गई है कि इन्होंने गुजरात पर भी कब्जा किया था इस प्रशस्ति के अनुसार। मध्य भारत पर भी इन्होंने आक्रमण किया था, ऐसा कहा जाता है इस प्रशस्ति के अनुसार, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार। तो इसके अंदर नागभट्ट को पूरे भारत का स्वामी बताया गया कि हकीकत में उस समय नागभट्ट जैसा कोई शासक नहीं था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रशस्ति का क्या कार्य होता था और वो किस प्रकार लिखी जाती थी। तो इन प्रशस्ति, ये हमने अभी नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ा। इनके साथ साथ मैंने आपको अभी बताया था, ये प्रशस्ति या तो बड़े बड़े शिलाखंडों पर लिखी जाती थी, और इनमें से एक प्रशस्ति का नाम आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र को चाहे ताम्र प्रशस्ति को एक ही बात है। यदि कोई भी चीज यदि किसी की प्रशंसा में लिखी जाए तो वो प्रशस्ति हो जाती है, और यदि किसी की सामान्य जानकारी दी जाए तो आप उनको शिलालेख वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। तो एक नाम अभी आता है, वो आता है ताम्र प्रशस्ति। ये जो ताम्र प्रशस्ति थी, ये मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं कि इनको ताम्र क्यों कहा जाता था। ताम्र इसलिए, ये प्रशस्ति कहो या ताम्र पत्र कहो एक ही बात है, क्योंकि यदि ये किसी की, इस ताम्र का मतलब है, इस ताम्र का अर्थ है तांबा, और पत्र कहो तो ये मतलब इस तांबे के पत्र पर जानकारी अंकित करना, कोई जानकारी लिखना। पत्र मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि तांबे को पीट कर एक मतलब एक पत्र नुमा बना दिया जाता था, एक मतलब समतल बना दिया जाता था, और उस पर किसी चीज को अंकित किया जाता था। तो जैसे कि मैं अभी यहां पर नागभट्ट लिख देता हूं, ये नागभट्ट महाराजाधिराज, तो ये क्या है, ये एक ताम्र पत्र, ये तांबा मान लो, इनको मैंने कूट के बना दिया तो ये क्या होगी, ताम्र प्रशस्ति या ताम्र पत्र हो गया। इसी प्रकार लिखे जाते थे। और जो ताम्र प्रशस्ति या ताम्र पत्र थे, ये ज्यादातर ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी, क्या ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी, जो भूमि दान में दी जाती थी, भूमि दान के टाइम ये लिखा जाता था। ताम्र पत्र का जो विशेष उल्लेख मिलता है हमें, भाई ताम्र पत्र वैसे सामान्य रूप से भी बहुत लिखे जाते थे, परंतु ज्यादातर ताम्र पत्रों की बात की जाए तो वो ताम्र पत्र है ब्राह्मणों को भूमि दान करने के उल्लेख में लिखा जाता कि भाई उस राजा ने ब्राह्मणों को इतनी भूमि दान में दी है। तो उस समय के प्रशासन के बारे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाते हैं ताम्रपत्र।
और प्रस्तुतियों के साथ साथ इन ताम्रपत्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस समय तत्कालीन शासक के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई वो शासक और उनका समय क्या था। इसके बारे में एक और बात है, मैं बात करूंगा कलहण की। एक पुस्तक थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, और इस राजतरंगिणी के जो रचयिता थे, राजतरंगिणी को लिखा किसने था? कल्हण ने लिखा था। और ये राजतरंगिणी मुख्य रूप से है ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित है, कश्मीर के इतिहास पर। परंतु केवल कश्मीर का ही इतिहास नहीं है इसमें संपूर्ण भारत और तत्कालीन जो मतलब साम्राज्य था, तत्कालीन जितने भी बड़े बड़े राजा थे, उनका प्रशासन था, उनके बारे में जो विशेष बातें हैं वो इस राजतरंगिणी के अंदर क्या है? अंकित है। और ये राजतरंगिणी इनका समय था 12वीं शताब्दी के आसपास। जिस समय क्या हुआ था 12वीं शताब्दी के अंदर, मतलब जो विदेशी शासक थे उनका भारत के अंदर क्या हुआ था? आगमन हुआ था, और भारत के अंदर विदेशी सत्ता यानी मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। उस टाइम ये राजतरंगिणी और कल्हण का टाइम था। और कल्हण ने क्या किया था? कश्मीर का इतिहास लिखा था, और पुस्तक को नाम क्या दिया था? राजतरंगिणी। और ये राजतरंगिणी जो 12वीं सदी का जो भारत है उनको जानने के लिए राजतरंगिणी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि इस समय केवल कश्मीर के इतिहास के बारे में भी नहीं, बल्कि और भी शासकों के बारे में, तत्कालीन भारत के महान राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है।